जी, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 21 जनवरी 2024 की प्रिपरेशन के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में 28 जनवरी 2023 पेपर 1 में पूछे गए सभी सवाल। आज देखेंगे मैथ कंटेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि सम ऑफ इवन नंबर्स एंड टू ऑड नंबर्स इज, यानी कि दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो आइए देखते हैं पहले। तो मैंने दो सम संख्याएं ले ली, एक 2 ले ली, दूसरी 4 ले ली। दोनों सम संख्याओं को जोड़ा तो एक सम संख्या 6 प्राप्त हुई। इसके बाद उसने कहा कि दो विषम संख्याओं को देखा जाए। तो एक विषम संख्या हमने 3 ली, दूसरी 5 ली। दोनों को जोड़ने पर 8 आया। यानी सम को जोड़ा तो सम मिली ही मिली, लेकिन विषम को जोड़ा तब भी मुझे सम ही मिली। यानी कि दोनों कंडीशन में क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा सदैव सम, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन एक आयत में जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया है 1 से 100 तक संख्याएं लिखता है। मीनू इसमें 8 के सभी गुणजों को पीले रंग से छायांकित कर देती है। महीन इसमें 9 के सभी गुणजों को हरे रंग से छायांकित कर देती है। इस आयताकार व्यूह में सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों रंग भरे गए हैं निम्न है। तो 8 के गुणज आइए देखते हैं। 8 का एक गुणज तो 8 ही हो जाएगा, फिर 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा। इसी तरीके से सब डाट डाट जाएंगे और ये 72 हो जाएगा। अब अगर 9 की बात करें तो 9 होगा, 18 होगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और अंत में जाएंगे तो एक मिलेगा 9 8 72। अब आप देखेंगे कि इसने बोला कि 9 के गुणज किए उनको पीला कर दिया, 8 के गुणज, और जो 9 के गुणज किए उनको हरे रंग से छायांकित करा। तो आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, 72 मिल रहा है। तो 72 पर 8 की वजह से पीला करेंगे और 9 का भी गुणज 72, इसलिए इसको हरा भी करेंगे। यानी एक 72 ही ऐसा बॉक्स होगा गुणनखंड का जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर इसने एक प्रकार से कॉमन पूछा था, तो कॉमन ही हमें बतानी है। तो वो हो जाएगी 72, जिसमें हम पीला रंग भी भरेंगे और हरा रंग भी भरेंगे। तो इसका जो विकल्प होगा वो चौथा वाला सही आंसर हो जाएगा। यानी सीधा साधा इसने पूछा है कि 8 और 9 का सबसे कॉमन गुणनखंड कौन सा है, गुणज कौन सा है, वही हमें बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केक के एक आयताकार टुकड़े को 4 समान भागों में काटा जाता है। मैं मान लेता हूँ ये आयताकार टुकड़ा हो गया और इस आयताकार टुकड़े के हमने करे 4 भाग। ये हो गए 4 भाग। अब इनमें से एक भाग को क्या करा गया, 2 भाग बराबर भागों में बांटा गया। तो पहले 4 किया तो मिला 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। अब जो एक भाग मिला है, यानी भाग करने के बाद जो एक भाग मिला, लिखा है यहाँ पर एक भाग, यानी 1/4। इस 1/4 के फिर से 2 भाग करे गए हैं। तो 1/4 का फिर से 2 भाग करेंगे तो 2 से भाग करने पर 1/8, 1/8 मिलेगा। अब जो 1/8 मिला है, इस प्रकार प्राप्त एक भाग को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। तो जब 1/4 के 2 भाग किए तो 1/8 और 1/8 प्राप्त हुआ। और अब 1/8 के भी 4 भाग करने हैं, तो 4 भाग करने के लिए 4 से भाग करना होगा। तो अगर 4 से भाग करेंगे तो ये गुणे में बदलेगा, तो 1/4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 8 32। यानी कि अगर मैंने 1/4 के 2 भाग किए तो 1/8 मिला, और 1/8 के फिर से मैंने अगर पुनः 4 भाग कर दिए तो मुझे 1/32 मिला। यानी केक का अब जो छोटा सा भाग होगा वो 1/32 होगा, जो कि पहले विकल्प में है। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अनाघा 3 से 11 तक की संख्याओं के उपयोग से 3 × 3 मैजिक वर्ग बनाना चाहती है। तो प्रत्येक पंक्ति में संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब प्रत्येक पंक्ति बोला यानी सब में उसने बोला कि समान योगफल होगा। तो यानी जो भी आयत मैजिक क्यूब बनेगा, उस मैजिक क्यूब का जो पंक्ति का योग होगा वो कितना होगा, समान होगा। तो मैंने ये बना दिया मैजिक क्यूब, जो कि कैसा है, 3 × 3, 3 लंबाई और 3 चौड़ाई वाला। ये एक मैजिक क्यूब हो गया। और इसके मैजिक क्यूब के प्रत्येक वर्ग में जो सम होगा वो कितना होगा, सेम होगा। क्या होगा, जो यहाँ पर सम होगा वो इक्वल होगा। दूसरे और तीसरे और पहले सम में क्या होगा, सम जो होगा वो सेम होगा।
प्रत्येक पंक्ति में, रो में। तो आइए भरते हैं पहले और देखते हैं। तो भरने से पहले मैं बता दूं, भरना तो कठिन होगा लेकिन बाकी काम करना आसान होगा, क्योंकि 3 से लेकर के 11 तक के ही नंबर्स को, इस 9 जो कॉलम बने हैं 3 गुणे 3 के, इन्हीं सब में भरना होगा। बाकी कोई संख्या अलग से हम अपने पास से भर नहीं सकते हैं। तो हमको सब में बताना है कि कितना कितना योगफल मिलेगा प्रत्येक पंक्ति में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर 3 गुणे 3 का बोला है तो जितनी भी नंबर्स इसमें भरे जाएंगे, जैसे कि इसमें 3 से 11 भरे जाएंगे, तो 3 से 11 तक जितने भी नंबर हैं इन्हीं को इसमें भरना है। तो इन्हीं का हमें योग करना होगा। तो इन्हीं का योग करेंगे तो 3 4 7 5 12 6 18 7 25 और 25 8 33 9, ये हो जाएगा 42 10 52 और ये हो जाएगा 63। यानी टोटल जो सम इसका मिला वो सम हमें मिला है 63। अब ये 63 मिला है, यही तीनों 9 खानों में भरा जाएगा। और प्रत्येक खाने में उसने बोला कि योग क्या होगा, तो खाने 3 हैं, क्योंकि मैजिक क्यूब 3 का बनाया गया है, तो इसलिए जो योग आया उसको 3 से ही भाग करेंगे और 30 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 21। यानी प्रत्येक पंक्ति में कितना होगा योग, 21 इसमें भी होगा, 21 इसमें भी होगा और 21 इसमें भी होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैजिक क्यूब कहते हैं। यानी कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर खासियत होगी। तो यहाँ पर सब में 21 हो गया। हालांकि आंसर आ गया है जो कि आपको दूसरे विकल्प में मिल रहा है, लेकिन अब आपको अगर 3 से 11 तक के नंबर्स को इसमें भरना है तो कैसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे कि सबका क्या हो जाए, योग जो हो जाए वो 21 हो जाए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 3 भर दूँ, यहाँ पर 7 भर दूँ तो 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर अगर 11 भर दूँ तो 21 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 9 भर दूँ, यहाँ पर 8 भर दूँ तो 9 8 हो जाएगा 17, और कितना अगर 4 और भर दूँ तो 21 हो जाएगा। अब जो बाकी बचे वो तीसरे में अपने आप फिल हो जाएंगे। तो जो बाकी बचे वो 5 बचा है, वो 6 बचा है, वो बचा है 10, क्योंकि 6 5 11 और 10 21। इस प्रकार से 3 से लेकर के 11 तक सभी नंबर हमने इसमें भर दिए, और आप देख सकते हैं कि सब में योग आपको 21 ही मिलेगा। लेकिन 21 योग आया ये कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए पहले जितने भी नंबर इस मैजिक क्यूब में भरने हैं उन सबको जोड़ेंगे, और अगर जितने का मैजिक क्यूब बनाना है उसी से भाग करना होगा। अगर 4 गुणे 4 का मैजिक क्यूब बनाना होता तो मैं इस पूरे योग को 4 से डिवाइड करता, 5 का बनाना होता तो 5 से डिवाइड करता। फिलहाल 3 का बनाना था इसलिए मैंने इसको 63 को 3 से डिवाइड करके निकाल लिया कि एक पंक्ति में सभी अंकों का योग कितना होगा। तभी हम उसके जो है ना जो कॉलम है उसमें उनको भर पाएंगे, पहले से हम भर नहीं पाएंगे कितने का बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x और y दो संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि इनका योगफल 110 है। तो मैं मान लेता हूँ अगर संख्याएं x प्लस y कर लिया मैंने, तो इनका योग आपको मालूम है कि 110 हो गया, और इनका अंतर की बात करें तो वो 100 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विकल्पों के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अंकों का योग ये आ गया 100 और ये 10, तो दोनों का योग तो 110 हो गया, लेकिन क्या अंतर 100 है? अंतर तो पहले वाले में 90 ही हो जाएगा, क्योंकि 100 में से अगर 10 गया तो 90 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरे में 105 और 105 है, तो 105x का मान y का मान 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। तो योग तो 110 हो गया, लेकिन क्या अंतर इसका 100 आएगा? अब 105 में से अगर 5 y का मान घटा देंगे तो 100 आ भी जाएगा, यानी दूसरा विकल्प जो वही सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने योग और अंतर को घटा करके जोड़ करके पता कर लिया कि कौन सा इसका विकल्प सही आंसर होगा। बाकी जो सॉल्व करने का तरीका वो ये है कि जब पहली संख्या हमें निकालनी है तो क्या करते हैं, जैसे x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ते हैं, 110 को और 100 को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो जोड़ेंगे और 100 से भाग कर देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 210, और 210 को अगर 2 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105, तो ये x का मान हो जाएगा। अब y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी जब x का मान निकालना हो तो जो इस तरह मान दिए गए हैं इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो x का मान निकलेगा, और अगर y का मान निकालना है तो दोनों को घटा देंगे। तो दोनों को मैंने घटा दिया, अब 2 से भाग कर दीजिए तो ये 10 आएगा घटाने के बाद, और 2 से भाग करेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूले से आप इस सॉल्व करने के तरीके से बहुत आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे लगता है सॉल्व करना यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपको ना समझ में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम आपको मालूम होगा।
तो ये मैं देता हूँ आपको होमवर्क में, इसको आप सॉल्व करिएगा और उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो विभाज्यता का नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विभाज्यता का जो नियम होता है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। अब आप चेक करिए कि किन अंकों का योग 9 होगा। तो जो भी 9 हो या 18 हो या 27 हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो योग हो वो 9 से विभाजित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अक्षर एच में बने सभी कोणों का योगफल है। तो ये हो गया मेरे लिए जो मैंने बना लिया एच। तो एक इधर भी बना 90 अंश का कोण, एक नीचे भी बनेगा 90, एक इधर भी बनेगा 90 डिग्री और एक नीचे की ओर भी बनेगा 90 अंश। तो 90 अंश के कितने कोण बने? 4 कोण बने। तो 90 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, यानी कि चारों कोणों का जो मान हो गया एच में जो बने हैं उनका 360 मान हो गया। और 360 क्या होता है? एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो भी कितना होता है? 360 ही होता है। तो ये देखते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के नहीं बल्कि एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल। हाँ, तो यही सही हो गया। एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 होता है, जो कि यहाँ पर एच के चारों कोणों के मिलने से बना है। तो दूसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी, यानी जो 12 ही बजाती है केवल, वो वाली घड़ी 9 AM पर मिनट की सुई के सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और घंटे की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पहली बार जब मैंने ये प्रश्न पढ़ा था तो मुझे भी अजीब लगा था कि ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें समय भी दिया हुआ है और उसके बाद अब वो कुछ चल करके एक बिंदु से दूसरे नंबर पर जाएगी तो कुछ ना कुछ कोण की यात्रा करेगी। तो मेरे पहले तो समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया। जैसे कि ये डायल था, ये डायल था और ये यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु हो गया। अब क्योंकि 9 बजा है तो यहाँ पर 12 रहा होगा, तो ये अब आपकी हो गई मिनट वाली सुई और इधर 9 रहा होगा, तो इस साइड में रही होगी आपकी घंटे वाली सुई, तो ये बच गया 9। अब जब 9 बजा है तो आप देखिए यहाँ से कहाँ ये दूरी पूछी उसने, ये दूरी पूछी कि 9 से 12 के बीच की जो स्ट्रेट लाइन वाली दूरी है, ये दूरी उसने पूछी है। इसने कर्व वाली जो वक्र दूरी है वो नहीं पूछी है, बल्कि ऐसे ही 9 से 12 तक की दूरी पूछी कि क्या होगी। तो मिनट की सुई आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर की, तो मिनट वाली सुई हो गई 4 सेंटीमीटर और जो घंटे वाली सुई है वो है 3 सेंटीमीटर की, तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर की। अब आपको पाइथागोरियन ट्रिपल तो आता ही होगा कि अगर 3 4 होता है तो तीसरा जो कर्ण होता है वो कौन होता है? 5 होता है। तो ये जो हो गया इसका कर्ण और जो कर्ण हो गया ये हो गया इसका 5 सेंटीमीटर का, यानी कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच की जो दूरी हो गई 9 बजे पर वो कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। तो ये काफ़ी बढ़िया सवाल था, ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर जो पढ़ के समझ नहीं पाया तो वो इसको कर नहीं पाएगा, और जो समझ गया उसके लिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो 5 हो जाएगा, जो कि तीसरे विकल्प में है। और अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप ज़रूर याद कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 3 4 5 होता है, फिर 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है, और उसके बाद 7 24 25 होता है। इसके बाद ये हो जाता है 20 21 29 होता है। हालांकि ये कम पूछा जाता है, ऊपर वाले ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि 6 8 10 हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो इनको आप अगर याद रखेंगे तो आपको यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के वर्ग निकालना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, तो उस वाले प्रोसेस से आप बच जाएंगे और बहुत आसानी से आंसर बता देंगे। तो याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियाँ वृत्त, वर्ग और त्रिभुज दी हैं। उन्होंने उनसे पूछा इनमें से कितनी आकृतियाँ आधे घूर्णन के बाद समान रहेंगी। वह अपने विद्यार्थियों को निम्न के बारे में अध्ययन कराना चाह रही है। तो अब घुमाने के बाद वो बोल रहा है, देख लीजिए, आधा घूर्णन के बाद। तो घुमाने के बाद कौन सी सममिति की बात हो सकती है? सिंपल सी बात है कि घूर्णन सममिति की ही बात कर रहा होगा टीचर जो होगा। तो इसका पहला वाला विकल्प जो होगा वही सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बिंसी वाज बर्न ऑन डेट डेट एंड हर एज ऑन डेट, यानी बिंसी का जन्म इस डेट को हुआ था और इस डेट को यानी 2022 में उसकी आयु क्या थी। तो यहाँ पर जन्म को घटाने वाली बात है, तो मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा। इसको समय को घटाना जोड़ना आप यानी तिथियों को घटाना आपको ज़रूर आता होगा। फिर भी आइए देख लेते हैं। तो बड़ी वाली जो वर्तमान डेट है उसको ऊपर लिखेंगे और उल्टा करके लिखेंगे इसको। तो 2022 पहले लिख लेते हैं, फिर 207 लिखते हैं, उसके बाद लिख लिया 31। अब जो उसका जन्म तिथि है उसको भी उल्टा लिखेंगे, तो 2007 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8वां महीना और 8 तारीख। आइए घटाते हैं। तो 31 में से 8 तो आप घटा ही सकते हैं, तो 31 में से 8 घटा देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 23। तो ये आ गया 23। अब आप देख लीजिए कि विकल्प में 23 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो अब आपको आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा वाला विकल्प ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं घटा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो 7 में से 8 नहीं जाएगा तो मुझे वर्ष वाले की तरफ से उधार लेना पड़ेगा 1 वर्ष। और जब 2022 से 1 वर्ष उधार लेंगे तो जब 7 में जुड़ेगा, तो पूरा 1 महीना नहीं जुड़ेगा, पूरा 12 महीने जुड़ेंगे, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 7 में जुड़ करके 12 7 19 हो जाएगा। 19 में से 8 जाएगा तो हमारे पास ये बच जाएगा 11 वर्ष 11 महीने। और बचा कितना, अब 2021 यहाँ बचा, तो अब 21 बचा, तो यहाँ पर हासिल लेना पड़ेगा। तो 11 में से 7 गया तो 4 बचा और ये 1 बचा, यानी कि 14 वर्ष 11 महीने 23 दिन इसका वर्तमान में अब आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा सॉल्व करके कर सकते हैं। तो अगर विकल्प में आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा तो फिर आपको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दूसरे भी प्रश्न करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2022 में बिजली के 1 मीटर में रीडिंग 263 यूनिट थी। कितनी थी, 263 यूनिट। अगले माह यह रीडिंग कितनी हो गई, 345 हो गई। कितनी हो गई, 345 यूनिट हो गई। यदि प्रथम 50 यूनिटों के लिए विद्युत शुल्क 4 रुपये प्रति यूनिट है, यानी कि पहले 50 यूनिट के लिए 4 रुपये प्रति यूनिट है और बाद में 51 से 100 यूनिटों के बीच अगर कुछ खर्च करता है वो, तो उसके लिए 5 रुपये प्रति यूनिट लगाई जाती है। तो जुलाई 2022 के लिए कुल विद्युत शुल्क क्या होगी। तो जब शुरू किया था तब 263 था, और जब अगले महीने में उसको पे करने का नंबर आया तो यूनिट जो हो गई वो 345 हो गई। तो आइए घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, और यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यानी कि कितना मिला, जो 82 यूनिट है उसने उतना खर्च किया। अगले महीने में जब पहुँचा तो 82 यूनिट उसने खर्च कर दिया। अब 82 को तोड़ लेते हैं, क्योंकि 50 का अलग सिस्टम लग रहा है, उसके बाद के यूनिट के लिए अलग लग रहा है। तो 50 यूनिट ये हो गया और 32 यूनिट अलग हो गई, क्योंकि 50 यूनिट के लिए उसको अलग रुपया देना पड़ता है। 50 यूनिट का पहले जो प्रथम उसने 50 यूनिट करी है उसके जो शुल्क से कटेगा या उसको जो चार्ज लगेगा वो 4 यूनिट लगेगा। तो 4 से गुणा कर देंगे तो 5 को 20 यानी 200 रुपये देना पड़ेगा पहले 50 यूनिट के लिए। लेकिन बाद की जो 32 यूनिट हैं उसके लिए उसको 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, यानी बाद की जो 32 यूनिट है उनके लिए 160 रुपये पे करना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 200 और 160 मिला करके 360 रुपये उसे टोटल 82 यूनिट के लिए देना पड़ जाएगा। तो जिसका आंसर होगा तीसरा विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर भी गुणा करना था, आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौना कार का मूल्य 35 रुपये, एक केले का मूल्य 2.5 रुपये, एक नोटबुक का मूल्य 25 रुपये तथा नींबू के जूस के एक गिलास का मूल्य 12.5 रुपये है। यदि अरुण के पास 50 रुपये हैं तो निम्नलिखित में से किस समायोजन के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि है। तो ये चेक करते हैं, यानी कि 50 से कोई चीज़ वस्तु कम तो हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा की होगी तो वो उसको खरीद नहीं पाएगा। तो अब पहले को चेक करते हैं। अब आप जरूरी नहीं कि एक क्रम से ही चेक करें, आप पहला भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद आखिरी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद तीसरा चेक कर सकते हैं। तो मैं पहले चेक करता हूँ। तो एक नोटबुक की कीमत आपको मालूम है कि 25 रुपये है, तो ये हो गया 25 रुपये
पहले विकल्प की बात कर रहे हैं हम, 25 रुपये हो गया। एक बनाना की कीमत 2.5 रुपये हो गया, तो ये हो गया 2.5 रुपये। फिर 2 गिलास ऑफ जूस लिया उसने, तो एक 12.5 रुपये का एक गिलास जूस है, तो दोनों जो होंगे वो हो जाएंगे 25 रुपये के। कितने के हो जाएंगे? 25 रुपये की। तो टोटल अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये तो 25 25 50 तो 52 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। पहले वाले विकल्प के अनुसार जो खर्च आया टोटल वो 52 रुपये 50 रुपये आ गया, जबकि उसके पास केवल 50 रुपये थे। तो ये धनराशि पहले विकल्प वाली तो वो नहीं खरीद सकता, तो ये तो गलत हो गया। अब आइए चौथे को चेक करते हैं। अगर चौथे को चेक करेंगे तो 2 नोटबुक लेता है। अब देखिए 2 नोटबुक, क्योंकि एक नोटबुक की कीमत ही 50 रुपये है और 2 नोटबुक उसने ली तो 25 दूना 50 रुपये, तो यही हो गया। यानी कि जो चौथा विकल्प हो गया वो भी गलत हो गया, क्योंकि बनाना के जोड़ोगे तो 52.5 रुपये इसका भी हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की। तो तीसरे में पहले तो एक नोटबुक लिया 25 रुपये की, 2 बनाना लिया, एक 2.5 रुपये का, तो 2 5 रुपये का हो जाएगा। और उसके बाद एक गिलास जूस लेगा, तो जूस का मूल्य जो है वो 12.5 रुपये है, तो 25 5 30 हो जाएगा, और 30 10 40 तो 42, यानी कि 42 रुपये 50 पैसे उसे तीसरे वाले विकल्प में जो चीज़ें लिखी हैं उनको खरीदने में लगेगा। यानी इसके लिए तो पर्याप्त धनराशि उसके पास है, क्योंकि 50 से ज़्यादा है उसके पास, तो तीसरा वाला विकल्प जो है वही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस विकल्प में आपको गुणा करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी विकल्प में जो धनराशि वो 50 से कम आती है, या 50 भी आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा उसके पास धन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल है? अब पहला दिया गया कि भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई वाला आयत। तो 3 4 इकाई वाला आयत होगा तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो 3 × 4 यानी लंबाई × चौड़ाई होता है, तो 4 3 12 आ जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि भुजाओं 3 इकाई वाला वर्ग, तो भुजा दी हुई और वर्ग की भुजा का आप सूत्र जानते, अगर दी हो तो क्षेत्रफल निकलता है भुजा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। फिर त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है आपके पास 2, तो क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। पाई का मान आपको मालूम है 3.14 आप रख लेंगे, और त्रिज्या आपको 2 दी हुई तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16, 1 बचेगा, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, और 4 3 12, यानी ये आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और ये आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अंत में है तीसरा, भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई वाला समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाले सूत्र से। तो यहाँ निकालेंगे तो 1/2 आपको आधार और ऊंचाई में से किसी एक को भी मान सकते हैं, तो 3 × 4 हो गया। यहाँ पर 2 से 4 काटेंगे तो चला जाएगा 2 बार में, और 3 दूनी 6 आ जाएगा। यानी जो समकोण त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कह रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिकतम है। तो आप देख रहे हैं कि जो एक त्रिज्या 2 इकाई वाला जो वृत्त है, उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो तीसरा वाला विकल्प जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक गणित टेस्ट में कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दर्शाए गए हैं। कितने विद्यार्थियों ने 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? यानी जो 5 प्राप्त किए उनको भी काउंट करेंगे, और जो उससे ज़्यादा भी प्राप्त किए हैं उनको भी काउंट करना है। तो वह देख लेते हैं। तो 5 से ज़्यादा 6 है तो 1 हो गया, 8 नंबर वाला 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 16 17, तो टोटल कितने हो गए? 17 ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने 5 या 5 से अधिक अंक गणित के टेस्ट में प्राप्त किए। तो यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित पैटर्न में अगली पंक्ति के दाएं ओर क्या संख्या होगी? अब आप देखेंगे कि 1 + 3 है, 1 + 3 है, तब जाकर के 4 हुआ है, और उसके बाद 1 + 3 + 5 किया गया है, यानी कि एक विषम संख्या जोड़ी गई है, तो 5 हो गया। अगले में आप देख सकते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 हो गया, तो 16 हो गया। तो अगले में क्या होगा? 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, और फिर 7 होगा। इसके बाद अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, और अगली विषम संख्या 9 होगी तो उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 9 ये आ जाएगा 25,
यानी हर बार एक विषम संख्या जोड़ करके कुल योग बताना है। तो ये तीसरे विकल्प में 25 है, तो वही सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 15 प्रश्न। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों का जो सोल्यूशन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी आपकी, एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।